हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है। मैं डीसी मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है, आशा है कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, चकाचक होंगे। और जो यूपी कांस्टेबल की परीक्षा 8 और 9 जून को प्रस्तावित है, उसके लिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। पिछले लगभग 15 दिनों से हम अनुपस्थित थे। कारण आप लोगों को पता चल गया होगा क्यों अनुपस्थित थे। लेकिन और अनुपस्थित बीच बीच में क्लास ले सकते थे, लेकिन फिर वही है कि एक दिन लेते, 2 दिन, 3 दिन, फिर अवकाश रहता, फिर एक दिन ले रहे, तो फिर मैंने नहीं ली क्योंकि नहीं बन पा रहा था सिस्टम। पर आज से वापस से इसको रीस्टार्ट कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना सत्र। स्वागत है आप सबका। प्रैक्टिस सेट नंबर 19 तक किया था, 20 आज शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग इस क्लास को शेयर कर देना और बता देना बाकी बच्चों से भी कि क्लास वापस से रिस्टार्ट हो गई है। आइए शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेकर के। पहला क्वेश्चन आज के सत्र का हम सब लोगों के सामने क्या कहता है। नीचे दिए गए आकृतियों में से कौन सी आकृति मच्छर, चींटी, कीटकों दैट इज मॉस्किटो, एंट और इंसेक्ट्स के बीच सर्वाधिक सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन वेन डायग्राम का है। हमारे पास मच्छर, चींटी और कीटक दिए। कीटक यानी इंसेक्ट। तो मच्छर का चींटी से कोई संबंध नहीं होता, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन मच्छर भी इंसेक्ट्स के अंतर्गत आते हैं, चींटी भी कीटकों यानी इंसेक्ट्स के अंतर्गत आती है। तो इसका सबसे बेस्ट डायग्राम कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी वाला। एक तरफ मॉस्किटो हो गया, एक तरफ एंट हो गया, दोनों किसके अंतर्गत आएंगे? इंसेक्ट्स के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन नंबर श्रृंखला का क्वेश्चन है। श्रृंखला को पूर्ण करना है। क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है 6, 3, 12, 6, 24। घटी है और फिर बढ़ रही। क्या टू सीरीज चल रही है? अप्स एंड डाउन सीरीज है। पहले घट रही, फिर बढ़ रही, फिर घट रही, फिर बढ़ रही। तो टू सीरीज लगा करके देखा जाए। अगर टू सीरीज लगाते हैं तो 6 से 12, 6 दूनी 12 कर लें, 12 से 24, 12 दूनी 24 कर लें, बिल्कुल मल्टीपल सीरीज हो जाएगी। उसी प्रकार से 3 दूनी 6 हो रहा है, तो अगली बार क्या होगा? 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो 12 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन ये रहा। नीचे दिए गए शब्दों में शब्दकोश में आखिरी शब्द कौन सा होगा? 4 शब्द हमको दिए, ओपाइन, ओपियम, आउटर, ओडोर करके। जब इसको अल्फाबेटिकली या डिक्शनरी के अनुसार जब हम अरेंज करेंगे, तो अरेंज करने पर जो अंतिम शब्द अरेंज होगा वो कौन सा होगा, ये पता करना है। ऑप्शन अगर चेक करते हैं तो ओ सब में कॉमन है, इसके बाद पी, पी, यू और डी। तो सबसे पहले डी अरेंज होगा, फिर पी और फिर पी, और सबसे अंत में कौन अरेंज होगा? आउटर। उसने यही पूछा हमसे कि आखिरी शब्द कौन सा होगा, तो सबसे आखिर में किसको अरेंज करेंगे? आउटर को सबसे आखिर में अरेंज करेंगे। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन। सही विकल्प ढूंढ करके श्रृंखला को पूरा करें। ये भी श्रृंखला का क्वेश्चन है, लेकिन नंबर सीरीज की बजाय लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। तो अल्फाबेटिकली चलते हैं। अगर अल्फाबेटिकली चलते हैं तो बी से डी, बी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 4, ये प्लस का 2 हो रहा है। डी से एफ, एफ की वैल्यू 6, ये भी प्लस का 2 है। तो अगला एफ प्लस 2 यानी 8। 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एच की। तो यहां पर एच आएगा। एच से केवल एक ऑप्शन है, एच जी डब्ल्यू, यानी ए से सी, सी से ई। तो ये भी प्लस का 2 हो रहा है। तो यहां पर जी और अंत में डब्ल्यू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन। त्रिभुजों की संख्या बताइए। नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो आओ जरा संख्या पता करते हैं क्या होगा। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है ये, एकदम सीधा। कैसे? अगर बॉक्स जैसी आकृति आपको मिले और बॉक्स जैसी आकृति में आपसे ट्रायंगल पूछे, तो क्या करो? डीसी मिश्रा का फंडा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अंतिम संख्या कौन सी है? 6। 6 में 2 का गुणा करो, 6 दूनी 12। बस यही 12 क्या होंगे? इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या है। ठीक है, इस चित्र में आने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 12, 12। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन ये रहा। सही विकल्प चुन करके श्रृंखला को पूरा करना है। D1, G4, J9, M16, 1, 4, 9, 16। जैसे ही 1, 4, 9, 16 आपने पढ़ा, आपके दिमाग में तुरंत घूमना चाहिए कि अरे ये तो स्क्वायर है 2 का, ये 3 का, ये 4 का, तो ये 1 का। तो अगला क्या होना चाहिए? 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 आना चाहिए। 25 कहां पर आ रहा है? बी पर। तो
P25 इसका उत्तर हो गया। लेटर का कॉम्बिनेशन पता करना है, D से G, 4 से 7 प्लस का 3 प्लस 3 10 प्लस 3 13 तो प्लस 3 16 यानी P25 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कल से पहले का दिन शुक्रवार था तो कल के बाद का दिन बताइए। ठीक, द डे बिफोर यस्टरडे वॉज फ्राइडे, टेल मी द डे आफ्टर यस्टरडे। अच्छा, कल से पहले का दिन और फिर कल के बाद का दिन बताना है। ठीक, तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा कहां से स्टार्ट होगा, आज से, टुडे से स्टार्ट होता है। तो अगर हम आज से इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं तो कहता है कल से पहले का दिन, तो आज, फिर ये हुआ कल से पहले का दिन, तो ये हो गया कल से पहले का दिन क्या है, शुक्रवार है। तो अगर कल से पहले का दिन शुक्रवार है तो कल क्या रहा होगा, सैटरडे। तो आज क्या रहा होगा, संडे रहा है। आज क्या है, संडे। कह रहा है कल के बाद का दिन बताइए, यानी आने वाले कल के बाद का दिन, तो ये हो गया आने वाला कल। ठीक है, आने वाला कल के बाद का दिन, यानी ये वाला दिन वो हमसे जानना चाहता है। तो अगर आज संडे है तो कल क्या होगा, मंडे। तो उसके बाद क्या पड़ेगा, ट्यूसडे पड़ेगा। यानी जिस दिन के बारे में वो हमसे चर्चा कर रहा है वो दिन कौन सा है, मंगलवार का दिन है। ऑप्शन नंबर सी, हाँ सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास में, कहता है निम्नलिखित में एक के अलावा सभी जोड़े हैं। ठीक है, एक के अलावा सभी जोड़े हैं, पेयर फॉर्म में हैं, जिनमें से प्रत्येक के दोनों शब्द आपस में संबंधित हैं, एक भिन्न जोड़ा ज्ञात कीजिए। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, 3 आपस में समान है, एक जो है वो विषम है, वही विषम वाला हमको पता करना है। ठीक, तो आओ जरा पता करें। प्योर एंड करेक्ट, शुद्ध एवं सही लगभग समान है। पीड़ा, दर्द, दुख ये भी लगभग समान है। प्रसन्न और सुखी ये भी समान है। परेशानी और राहत ये क्या है, अपोजिट है। परेशानी और राहत क्या है, आपस में अपोजिट हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी में जो शब्द दिए गए हैं वे आपस में अपोजिट हैं। बाकी 3 में समानता क्या है, दे ऑल आर सिनोनिम्स, एक जैसा भाव रखते हैं, एक जैसा भाव रखते हैं। शुद्ध, सही, ठीक, पीड़ा, दर्द, प्रसन्नता, सुखी ये क्या है, समानता दिखाते हैं, जबकि परेशानी और राहत आपस में अपोजिट है, इसलिए डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है और कहता है हमसे कि नीचे दिए गए श्रेणी में सिर्फ उन y को गिना जाता है या उन y को गिनो जिनके बाद i आता हो लेकिन i के बाद x नहीं आता हो, तब बताओ ऐसे कितने y हैं। ठीक है, यानी कि प्रश्न में हमको यह फाइंड आउट करना भैया कि हमको y गिनना है, y को गिनो जिनके बाद i आता हो लेकिन i के बाद x नहीं आता हो। ठीक है, तो हमको yi चाहिए, yi के बाद i के जस्ट बाद x ना आता हो ऐसा हमको चाहिए। गिनना अगर शुरू करते हैं तो पहला y ये है, जस्ट बाद i दिया है और उसके बाद में x नहीं, यानी इसको काउंट करेंगे। पहला yi ये है, फिर अगला yi ये है लेकिन i के बाद x दिया, इसको काउंट नहीं करेंगे। yi ये है, i के बाद i दिया है, x नहीं है, काउंट करेंगे। फिर y के बाद i यहां पर है, बाद में f है, इसको भी काउंट करेंगे। फिर yi ये है लेकिन बाद में क्या है, x, इसको काउंट नहीं करेंगे। और yi ये है, इसके बाद में z है, इसको काउंट करेंगे। ऐसे कितने yi मिले, 1 2 3 और 4। तो ऑप्शन बी यानी 4 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया है। क्या कहता है, कहता है पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा उसका पिता मेरी मां की बहन का पुत्र है। अच्छा, उसका पिता मेरी मां की बहन का पुत्र है, पूजा का विक्रम से क्या संबंध है बताएं। ठीक, आओ जरा पता करें। तो पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा है, ये हो गई पूजा जिसकी ओर संकेत करते हुए स्टेटमेंट दिया गया है विक्रम के द्वारा। क्या स्टेटमेंट दिया गया है, विक्रम ने कहा उसका पिता यानी पूजा का पिता, पूजा का पिता मेरी मां विक्रम की माता की बहन का पुत्र है। ठीक, क्या बोला उसने, पूजा के पिता मेरी माता की बहन का पुत्र है।
तो कहता है पूजा का विक्रम के साथ में क्या संबंध है। अच्छा, मेरी माँ की बहन मेरे लिए क्या कहलाएगी, मौसी। तो मेरी माता की बहन यानी कि मेरी मौसी का पुत्र, मेरी मौसी का पुत्र मेरे लिए क्या कहलाएगा, मौसेरा भाई। तो ये क्या हो गया, पूजा का पिता विक्रम का मौसेरा भाई है, पूजा का पिता विक्रम का मौसेरा भाई है। और अगर पूजा का पिता विक्रम का मौसेरा भाई है तो दोनों क्या हो गए, कजिन हो गए। और कजिन की बेटी विक्रम के लिए क्या कहलाएगी, उसकी नीस कहलाएगी। कजिन की बेटी विक्रम के लिए क्या कहलाएगी, उसकी नीस। जैसे आप हैं और आपकी मौसी का बेटा, तो आप दोनों क्या हो गए, मौसेरे भाई। अब मान लीजिए आपकी मौसी के बेटे की शादी हो गई है और उसकी एक बेटी है, तो उसकी बेटी आपके लिए क्या होगी, आपकी भतीजी कहलाएगी। ठीक है, तो यही संबंध उसने हमसे पूछा कि पूजा का विक्रम से क्या संबंध है, तो पूजा विक्रम के लिए उसकी भतीजी यानी नीस कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आकृति नंबर 1 का जो संबंध 2 के साथ है वही 3 का किसके साथ होगा। ए बी सी डी 4 ऑप्शन हमको यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक, आओ जरा देखा जाए, बताया जाए क्या उत्तर आएगा इसका। ट्रायंगल दिया है, फिर ट्रायंगल के अंदर 3 कॉर्नर्स हैं और तीनों कॉर्नर से एक एक रेखा आई है परपेंडिकुलर, यानी अगर बाहर 3 भुजाएं हैं तो अंदर भी 1 2 और 3 भुजाएं हैं। तो अगर यहां बाहर 4 भुजाएं हैं तो अंदर भी कितनी भुजाएं होनी चाहिए, 4। अब इस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे लोग सी देंगे, जो क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। क्यों गलत होना चाहिए, यहां पर हर एक कॉर्नर से आई है एक परपेंडिकुलर लाइन। ठीक, यहां से भी कॉर्नर और कॉर्नर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, पर हमको कॉर्नर और कॉर्नर कनेक्ट नहीं करना। यहां पर बाहर 3 लाइनें हैं जिनको मिलाकर के त्रिभुज बना है, तो ये जो बाहर चतुर्भुज है इसमें भी कितनी लाइनें बनानी चाहिए, 4। यानी 1 2 3 और 4, ये 4 लाइनें बनेंगी, तब ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कहता है शब्दों का सही प्राकृतिक क्रम बताइए। कुछ शब्द दिए गए हैं ऑप्शन में, उन शब्दों का सही प्राकृतिक क्रम क्या होगा, नेचुरल ऑर्डर क्या होगा, ये हमसे जानना चाहता है। क्रम क्या है, शब्द क्या है, बचपन, शैशवावस्था, किशोरावस्था, यौवन, प्रौढ़, चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलसेंस, यूथ, एडल्टहुड। एक व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से क्रम आते हैं वो क्रम हमको बताने हैं। ठीक, तो बच्चा जब पैदा होता है, व्यक्ति जब पैदा होता है तो क्या होता है, इन्फेंट यानी कि शिशु, और उसी को क्या बोलते हैं, शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी। तो सबसे पहले शैशवावस्था आएगी, उसके बाद बचपन आता है, ऐसा हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। शैशवावस्था के बाद बचपन, बचपन के बाद फिर बड़ा होता है, किशोरावस्था में जाता है यानी कि यूथ बनता है, फिर यौवन आता है और फिर क्या होता है, प्रौढ़ यानी बुढ़ापा आता है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही क्रम हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न श्रृंखला में बेमेल संख्या चुनिए, यानी गलत संख्या चुननी है, रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। और अगर रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है तो 16 17 21 30 45 71 107 पास पास की संख्याएं हैं, तो प्लस माइनस करके देखा जाए, प्लस करके देखा जाए। 16 से 17 में 1 का अंतर है, 17 से 21 में 2 का अंतर है, 21 से 30 में नहीं, 17 से 21 में 4 का अंतर है, और फिर 21 से 30 में 9 का। 1 4 और 9, 4 और 9 जो हैं वो हमारे मन को कह रहे हैं कि स्क्वायर में बदलो। तो अगर मैं इसको 2 के स्क्वायर, इसको 3 के स्क्वायर और इसको 1 के स्क्वायर में बदलता हूं तो इस क्रम में अगला 4 का स्क्वायर यानी 16 होना चाहिए। अगर 30 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 46 आना चाहिए, यानी ये गलत है। और 46 में अगला स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हम जोड़ते हैं तो 25, और 46 25 कितना होता है, 71 होता है, जो कि एकदम सही लिखा हुआ है। यानी गलत कौन है, गलत है ये 45, यहां 45 की बजाय क्या होना चाहिए, 46 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो वो कहता है, अच्छा एक बार क्लास को शेयर कर दो आप लोग, ठीक है, और यहां तो हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ठीक, कमेंट में आंसर दो, हम कमेंट देख रहे हैं तुम्हारा, स्क्रीन दूर है लेकिन हमको कमेंट दिखता है तुम्हारा कि तुम कमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो कमेंट करके आंसर करो और क्लास को शेयर कर दो एक बार। ठीक,
यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है रिटन का, देख लिए होगे कट ऑफ क्या स्टार्ट गई है, हैं? दिमाग खराब हो गया होगा कट ऑफ देख करके। बहुत सारे ऐसे छात्र जो अपने आप को सेफ लेकर के चल रहे थे यूपीएससी के लिए, धरे के धरे रह गए हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ रिटन में। कुछ ऐसे छात्र भी हैं जिनका सिलेक्शन रिटन में हुआ है तो एकदम बॉर्डर लाइन पर हुआ है जाकर के, एकदम बॉर्डर लाइन पे, यानी फाइनल में उनको हर हाल में बाहर हो जाना है, ये तय है। ठीक, तो इसीलिए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आयोग का कोई भरोसा नहीं है, चाहे वो पुलिस का आयोग हो यूपीपीआरबी, चाहे वो ट्रिपल एससी हो या यूपीपीएससी है। यूपीपीएससी में भी देखो आरओ में कोर्ट का स्टे लग गया, अलग खेल चल गया वहां पर, फाइनल रिजल्ट आने के बाद कोर्ट का स्टे। अगर तकलीफ थी तो आपको पहले से सारी चीजें क्यों सही करके नहीं रखते हैं? क्यों आखिरकार छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं? कोई मतलब बनता है छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करने का? इसलिए आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। मेरे पास लिखित का रिजल्ट आने के बाद यूपीएससी का 4 बच्चों का मेरे पास कॉल आया जिनका रिटन कंप्लीट हो गया, और वो ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो रिटन से 7-7 8-8 नंबर, जो कट ऑफ गई है उससे 7-7 8-8 नंबर ज्यादा नंबर है उनके, तो फाइनल मेरिट भी उनके बहुत चांसेस है कि फाइनल मेरिट में उनका हो जाएगा अगर वो डीवीपीएसटी वाला जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो बच्चा पढ़ाई पर बहुत ध्यान दे लो। ठीक, हमारी जो गलती है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम लगातार क्लास आपको नहीं दे पाए, लेकिन आज से भी मेरे पास 25 दिन हैं, 25 दिन से ज्यादा ही हैं। आज से भी अगर कर ले जाओगे, और मैं इन 25 दिनों में आपके लिए रेगुलर मैराथन क्लासेस, जो रेगुलर क्लास चल रही है 25 क्वेश्चन का सेट, ये भी रहेगा, रेगुलर मैराथन क्लासेस रहेंगी, शॉर्ट क्लासेस रहेंगी, शॉर्ट वीडियोस रहेंगे, ये हर चीज हम आपको देंगे। आप अगर लग गए तो फिर रीजनिंग आपको परेशान नहीं करेगी, बस हम इतना वादा कर सकते हैं आपसे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। रीमा एवं गेसु नृत्य एवं संगीत में पारंगत है। छोटा सा बहुत नन्हा सा एक पजल का क्वेश्चन है, बहुत पुराने पैटर्न का पजल का क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा क्या है, नृत्य संगीत एवं व्याख्यान में पारंगत लड़की का नाम बताइए। ऐसी लड़की जो नृत्य में, संगीत में और व्याख्यान में तीनों में पारंगत हो, ऐसी लड़की का हमको नाम बताना है। ठीक, तो जैसे ही हम रीमा देखते हैं, ये जो पहला नाम है रीमा, तो रीमा किसमें किसमें, रीमा नृत्य में और संगीत में पारंगत है। जरा देख लें क्या रीमा व्याख्यान में भी पारंगत है क्या? तो यहां पर सोनल एवं रोसू दिया गया है, यहां पर दिया रीमा एवं नेहा व्याख्यान एवं नृत्य में पारंगत है। तो देखो रीमा नृत्य में तो ऑलरेडी पारंगत है, रीमा व्याख्यान में भी पारंगत है, और उसने हमसे यही पूछा है कि ऐसी लड़की के बारे में बताइए जो किसमें किसमें, नृत्य में, संगीत में और व्याख्यान में पारंगत हो। तो रीमा ऐसी लड़की है जो तीनों में पारंगत है, तो ऑप्शन नंबर ए रीमा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या पूछा है, प्रश्न आकृति नहीं, इस प्रश्न में आकृतियों के 2 समूह दिए गए, प्रश्न आकृतियां, उत्तर आकृतियां। एक समूह में प्रश्न आकृतियां है, ठीक है, दूसरे में उत्तर आकृतियां ABCD है। फिर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उत्तर आकृति आएगी ताकि एक नियमित श्रृंखला बन जाए। ठीक है, यहां पर प्रश्न चिन्ह है, एक श्रृंखला ये चल रही है, इस श्रृंखला में जो चित्र दिए गए उन चित्रों को पहचानना है, उसके पैटर्न को पहचाना है, और पैटर्न को पहचान करके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा चित्र आएगा ABCD में से ये बताना है। ठीक, अगर हम पैटर्न पहचानते हैं तो यहां पर इस फिगर से इस फिगर पर जाते हैं तो बीच वाली लाइन गायब कर दी है, यहां से यहां पर जाते हैं तो एक लाइन ये गायब कर दी, यानी हर स्टेप में एक लाइन कम हो रही है। तो यहां 5 में से 4 बची, यहां 4 में से 3, यहां 3 में से 2, तो यहां कितनी लाइन होनी चाहिए, 1, और एक लाइन कहां है, केवल बी में, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश का जो संबंध किरण से है वही संबंध आवाज का किसके साथ में होगा? प्रकाश हमें किस फॉर्म में दिखाई देता है, प्रकाश लाइट हमें किस फॉर्म में दिखाई देता है? जब सूर्य उगता है प्रकाश हो जाता है, लेकिन वो प्रकाश हम तक पहुंचता कैसे है? रेस के माध्यम से पहुंचता है ना, किरणों के माध्यम से पहुंचता है ना। ठीक, तो यहां पर संबंध क्या हो गया प्रकाश और किरण का, कि प्रकाश हम तक किस माध्यम से पहुंचता है, किरणों के, रेजेस के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, प्रकाश हम तक किरणों के माध्यम से पहुंचता है, उसी प्रकार से
आवाज हम तक किस माध्यम से पहुंचती है? ध्वनि, आवाज और ध्वनि तो सिनोनिम्स हो गए। सुर, तरंग, सुनना। जिस प्रकार से प्रकाश हम तक किरण यानी कि रेज के माध्यम से पहुंचता है, उसी प्रकार से आवाज हम तक किसके माध्यम से पहुंचती है? तरंग यानी वेव के माध्यम से पहुंचती है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा चित्र, प्रश्न के लिए कौन से चित्र का प्रदर्शन सर्वोत्तम है? लेखक, दार्शनिक, शिक्षक, राइटर, फिलोसफर और टीचर। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। एक राइटर फिलोसफर भी हो सकता है, दार्शनिक बिल्कुल हो सकता है। हम लोगों के पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी लेखक भी थे, कविताएं लिखते थे और दार्शनिक भी थे, महान फिलोसफर्स में उनका नाम गिना जाता है। ठीक है, तो राइटर भी और फिलोसफर भी। अब एक राइटर शिक्षक भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक लेखक शिक्षक भी हो सकता है, जैसे अपने अमरनाथ सर, कविताएं भी कितनी सुंदर सुंदर लिखते हैं और साथ ही साथ क्या, हिंदी के उनसे बेहतर शिक्षक पूरे भारत में मौजूद नहीं है। ठीक, तो लेखक होने के साथ साथ क्या है, शिक्षक भी हैं। ठीक है, तो एक राइटर फिलोसफर भी हो सकता है, एक राइटर टीचर भी हो सकता है और एक टीचर भी तो फिलोसफर हो सकता है। एक जो शिक्षक है वो भी क्या हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर तीनों हो सकते हैं तो तीनों का कॉम्बिनेशन लिया जाए, तीनों का कॉम्बिनेशन कहां मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में, एक जगह राइटर, एक जगह फिलोसफर, एक जगह टीचर। कुछ राइटर ऐसे भी होते हैं जो फिलोसफर होने के साथ साथ टीचर भी हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे बेस्ट फिगर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस श्रृंखला के 9 के कितने अंक हैं? इस श्रृंखला में, ये एक श्रृंखला हमको दी गई है और पूछ रहा है कि इस श्रृंखला में 9 के कितने अंक हैं, जिसके ठीक पहले 6 हो लेकिन ठीक बाद में 3 का अंक नहीं हो। जैसा एक क्वेश्चन अभी आगे किया था ना, जिसमें लेटर से कि y के जस्ट बाद i हो लेकिन i के बाद x नहीं हो। सिमिलरली यहां पर हमसे कह रहा है कि 9 के ऐसे कितने अंक हैं जिनके ठीक पहले क्या हो, 6। 9 के ठीक पहले क्या हो, 6, लेकिन ठीक बाद में 3 का अंक नहीं होना चाहिए। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? 693 नहीं चाहिए, 69 मिल जाए उसको काउंट कर लेंगे, या 6 और 9 के बाद 3 के अलावा कुछ भी लिखा हो उसको काउंट कर लेंगे, पर अगर 9 के बाद 3 लिखा है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक, जब काउंट करना शुरू करते हैं तो देखो पहला 69 ये है, लेकिन 9 के बाद 3 है, काउंट नहीं करेंगे। अगला 69 ये है, 9 के बाद 6 लिखा है, काउंट होगा। फिर अगला 69 ये है, 9 के बाद 5 लिखा है, ये भी काउंट होगा। 69 के बाद 5 लिखा है, ये भी काउंट होगा। फिर 69 के बाद यहां 3 लिखा है, काउंट नहीं करेंगे। 69 के बाद यहां 1 लिखा है, ये भी काउंट होगा। यहां पर 6 के बाद 9 नहीं, तो ऐसे कितने 9 मिले जिनके पहले 6 लेकिन बाद में 3 नहीं है? 1 2 3 और 4, कुल मिलाकर के 4 ऐसे 9 हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 4 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, समझो भाई। क्या कह रहा है? कहता है तरुण पूर्व की ओर जा रहा है। ठीक, तरुण को पूर्व की ओर भेज दिया। कहता है यदि उसे उत्तर की ओर जाना है, कहां जाना है? उसे उत्तर की ओर जाना है, तो किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए? नहीं वाला क्वेश्चन है। ये 4 दिशाएं हमको दी गई हैं ऑप्शन में, लेफ्ट राइट करके लिखा हुआ है। तरुण एक व्यक्ति है जो कहां पर, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, पूर्व की ओर जा रहा है और उसको जाना कहां है? उत्तर दिशा की ओर जाना है। उसको कहां जाना है? उत्तर दिशा की ओर जाना है। पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, उत्तर की ओर जाना है। इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर अगर वो मुड़ेगा उन ऑप्शंस के हिसाब से तो उत्तर की ओर जाएगा। कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसके आधार पर मुड़ने पर वह उत्तर की ओर नहीं पहुंचेगा। वो कौन सा ऑप्शन है, यही हमको पता करना है। कैसे पता करेंगे? बना बना करके नहीं देखेंगे, सीधा देखो। पहला ऑप्शन दाएं दाएं बाएं दाएं दाएं, अगर दाएं और बाएं मिल गए, जहां लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन मिले काट दो। अब 3 बार दाएं बचा। अब देखो अगर पूर्व की ओर है, 3 बार दाएं मुड़ेगा तो पहला दूसरा तीसरा कहां पहुंचेगा? उत्तर। वो कह रहा है उत्तर की ओर जाना है तो कौन सी दिशा में नहीं मुड़ना चाहिए? अगर उत्तर की ओर जाना है तो पहली दिशा में मुड़ना चाहिए उसको। दूसरा देखो
दाएं से बाएं कट गया, क्या बचा, एक बाएं पूर्व की ओर है, एक बाएं लेगा ये भी उत्तर में पहुंच जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं है। 3 बार दाएं लेगा फिर उत्तर में पहुंच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दाएं से बाएं कटा, दाएं से बाएं कटा, क्या हो गया, 0। अब कोई डायरेक्शन ही नहीं बची, यानी वो पूर्व की ओर जा रहा था, पूर्व की ओर ही कंटिन्यू हो जाएगा। तो उसको ऑप्शन नंबर डी वाली दिशाओं में नहीं मुड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको उत्तर की ओर जाना है और उसने हमसे यही पूछा है कि अगर तरुण को, जो कि पूर्व की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर जाना है तो किस दिशा में नहीं जाना चाहिए, उसको डी वाली दिशा में नहीं जाना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न क्या कहता है, शब्द तथा वाक्य में जो संबंध है वही संबंध किस जोड़े में है। संबंध जो शब्द और वाक्य में है वही संबंध किस जोड़े में है, ऐसा हमसे जानना चाहता है। ठीक, एनालॉजी का क्वेश्चन है, शब्द और वाक्य में आपस में क्या संबंध है। शब्दों के समूह से वाक्य बनता है, बनता है कि नहीं बनता, शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। तो जिस प्रकार शब्दों को इकट्ठा किया जाए या शब्दों का समूह बनाया जाए तो उनसे एक वाक्य बन जाता है, ऐसे ही अगर अक्षरों को एक समूह में रखा जाए तो क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। स्वरों को रखने से व्यंजन नहीं बनते, मक्खी को रखने से छत्ता नहीं बनता, गद्य को रखने से वाक्य नहीं बनता। हाँ, जिस प्रकार से शब्दों के समूह से वाक्य बनता है वैसे ही अक्षरों के समूह से शब्द बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन डिस्टेंस और डायरेक्शन से आया, कहता है रवि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। पूछा क्या है, अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, डायरेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है तो फिगर बनाना पड़ेगा, बगैर फिगर बनाए हम डिस्टेंस नहीं बता सकते। तो रवि पश्चिम की ओर गाड़ी चला करके जाता है 12 किलोमीटर, तो ये हमारे पास मुख्य बिंदु या प्रारंभिक बिंदु हो गया। यहां से 12 किलोमीटर रवि ने गाड़ी चलाई पश्चिम में, दक्षिण की ओर मुड़ करके यहां से दक्षिण कहां पड़ेगा, नीचे की ओर, दक्षिण की ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर कहता है पूर्व की ओर मुड़ करके 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो यहां से पूर्व कहां पड़ेगा, इस तरफ, तो पूर्व की ओर मुड़ता है, 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर कहता है अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, तो ये हो गया उसका आरंभिक स्थल, ये उसका अंतिम स्थल है। हमको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। अब अगर ये टोटल 12 है और ये 8 है तो ये कितना बचा हमारे पास में, ये बचा 4, ये कितना है 3, तो ये 3 4 5 का ट्रिपलेट बन जाएगा ना। तो कहां, आरंभिक स्थल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कहां पर है, आरंभिक स्थल से 5 किलोमीटर की दूरी पर वह इस समय उपलब्ध है। 3 4 और 5 का ट्रिपलेट बन गया, या फिर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 25 अंडर रूट हटाओगे 5। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे कहता है कि एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, उस व्यक्ति का उस स्त्री से क्या नाता है। ठीक, अच्छा आज मदर्स डे है, स्त्री आया माता आया तो पता चला मदर्स डे है आज। मई महीने के जो दूसरा रविवार आता है, मई महीने के दूसरे रविवार के दिन मातृ दिवस मनाया जाता है। ठीक, हम सब भारतीय हैं और हम लोगों के लिए मातृ दिवस सिर्फ एक दिन नहीं होता है, रोज होता है। हमारे लिए हमारी मां और पिता से बढ़कर के कोई नहीं होता। सनातन धर्म है और बहुत पूर्व काल से ये प्रथा चली आ रही है। ठीक है, एक दोहा भी आपने सुना होगा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। ठीक है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। जब उठो सो करके सुबह, सबसे पहले अपने माता और पिता को ढूंढो, ढूंढो इन द सेंस कि सुबह का समय है, कुछ काम कर रहे होंगे, जाओ पैर मत छुओ कि पैर छू लिया, ठीक नहीं, झुको, माथा उनके चरणों में रखो। मैं सच बता रहा हूं, इससे ज्यादा सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप लोगों को पता है कि पिताजी हमारे नहीं है अब, 11 जनवरी को उनका देहांत हो चुका था। माताजी हैं और पहले यहां रहते नहीं थे, मतलब घर पे नहीं रहते थे, बाहर रहते थे, कभी आगरा, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ। घर में जब रहते थे तब भी उनके पांव छूते थे,
नित्य प्रतिदिन की आदत है मेरी, सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले उनके ही पांव छूते हैं, इसके बाद दूसरा कोई काम। और जब से हम यहाँ रहने लगे हैं और जब से मैंने ये दोहा पढ़ा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा, तो अब मैं पैर नहीं छूता उनके। उठता हूँ, सबसे पहले उनके चरणों में अपना सर रखते हैं। पिताजी नहीं हैं, लेकिन चूंकि हम जब यहाँ रहते थे तो नित्य कर्म था हमारा कि हम सुबह उठ करके उनके पैरों में मस्तक रखते थे, पैर छूते थे। तो उनके पैर हमें अभी भी याद हैं। और रोज सुबह जब उठते हैं हम अपनी माता के पैर छूते हैं तो हमें अपने पिताजी के पैरों का याद आता है, ध्यान आता है, और हम उसको ध्यान करके याद करके उनको मानसिक रूप से अपना मस्तक उनमें रखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। आप भी करके देखो, मतलब जीवन की हर समस्या आपकी धीमे धीमे कम होने लग जाएगी, हर समस्या कम होने लग जाएगी, यकीन मानो हमारा। ठीक है। और माता का स्थान तो सर्वोपरि है, पिता से भी पहले माता का स्थान है। दोहे में भी है, मात पिता गुरु नावई माथा, यानी पहले माता के अपने माथा नवाइए, फिर पिता के, और फिर अंत में गुरु के माथा नवाइए। तो गुरु आप जिसको मानते हो मानसिक रूप से प्रणाम कर लो उनको, ठीक है, लेकिन माता पिता के चरणों में अपने शीश को जरूर डेली रखो, ये हमारा निवेदन है आपसे। और खाली एक दिन मातृ दिवस मत बनाओ कि सेल्फी ले ली या उनको कोई गिफ्ट दे दिया, नहीं, पर डे मातृ दिवस मनाओ, पर डे। ठीक। आइए इस प्रश्न को समझते हैं। कहता है कि एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला, हमारे पास एक स्त्री है, वो स्त्री है इसलिए कुछ भी कर सकती है। उस स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला है, क्या बोला है व्यक्ति? कहता है उसकी माता, यानी इस स्त्री की माता, इस स्त्री की माता मेरी सास, यानी इस व्यक्ति की सास की इकलौती पुत्री है। मैं सास किसको बोलूंगा? ये व्यक्ति सास किसको बोलेगा? अपनी पत्नी की माता को सास बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो इस व्यक्ति की सास है ये, और इसकी इकलौती पुत्री कौन है? ये महिला। तो ये महिला इस व्यक्ति की कौन हो गई? ये महिला हो गई इस व्यक्ति की पत्नी। तो इस व्यक्ति की सास की इकलौती पुत्री इस व्यक्ति की पत्नी हो गई, और इसकी पत्नी क्या है? इस स्त्री की माता। अगर इसकी पत्नी इस स्त्री की माता है तो उसने बोला है व्यक्ति का स्त्री से क्या संबंध होगा? ये स्त्री कौन है? मेरी पत्नी की बेटी, तो मेरी भी क्या होगी? बेटी होगी। तो मैं इसका क्या हो जाऊंगा? पापा, यानी कि पिताजी। ऑप्शन नंबर सी, पिता इज राइट आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, लिखा जाएगा, तो एन के दाईं ओर 8वां अक्षर बताइए। अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो एन के दाईं ओर 8वां अक्षर बताइए। ठीक। अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम क्या मतलब? जैसे ए बी सी डी से लेकर के एन से लेकर के जेड तक लिखा गया, ये क्या है? सीधा क्रम है। विपरीत क्रम कह रहा है, यानी जेड वाई एक्स, फिर बीच में कहीं एन से लेकर के ए तक, ये हो गया विपरीत क्रम। अब इस क्रम में कह रहा है कि एन के दाईं ओर 8वें स्थान पर कौन आएगा? तो ये हो गया लेफ्ट। जब जेड से काउंट करना शुरू करोगे तो लेफ्ट आएगा, और इधर क्या हो गया? आपका हो गया राइट। यानी यहां से जब काउंट करना शुरू करोगे तो एन की वैल्यू कितनी आएगी? अपोजिट साइड से एन की वैल्यू कितनी होती है? लेफ्ट से जब हम काउंट करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 14। क्या होती है प्लेस वैल्यू? 14। ठीक। कहां से? लेफ्ट से। लेकिन अपोजिट साइड से राइट की उसकी प्लेस वैल्यू, तो हमने क्या सिखाया है कि अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू का योग 27 होता है, या किसी भी लेटर की लेफ्ट और राइट से प्लेस वैल्यू का योग भी कितना होता है? 27 होता है। तो एन की प्लेस वैल्यू लेफ्ट से कितनी होती है? 14। 27 में से भाग दो, कितना हो? 27 में से माइनस करो 14, कितना आ गया? 13। तो एन की प्लेस वैल्यू है 13, और कह रहा है एन के दाईं ओर 8वें स्थान पर। तो एन की प्लेस वैल्यू 13 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आता है? 21, यानी 21वें स्थान पर। कहां से? जब हम यहां से काउंट करें तो 21वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, ये वो हमसे जानना चाहता है। अब बच्चा एक बात बताओ, अपोजिट साइड से जो एक अक्षर 21वां है, सही साइड से लेफ्ट साइड से वो अक्षर कितने स्थान पर होगा? तो 21 कहां से? अपोजिट एंड से वैल्यू है 27 में से 21 को माइनस करो, कितना बचा? 6। यानी लेफ्ट साइड से उस लेटर की प्लेस वैल्यू कितनी है? 6। और 6 किसकी वैल्यू होती? सिफिलोरक्स। याद करो, सी की 3 एफ की 6,
यानी छठे स्थान पर कौन आएगा, एफ आएगा। और अगर एफ आएगा तो एन के दाईं ओर 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, ऑप्शन नंबर ए एफ आएगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाता है। अल्फाबेटिकल सीरीज याद रखने की जरूरत नहीं है, प्लेस वैल्यूज को याद रखने की जरूरत नहीं है। सिफिलोरस वाले फंडे से ऑटोमेटिक सीरीज और उसकी प्लेस वैल्यूज आपको याद हो जाती हैं। ठीक, इसको लिख करके फिर उल्टी सीरीज लिख करके काउंट करने वाली बचपने वाली गलतियां मत करना। ठीक, अगला क्वेश्चन, जहां पूरा माहौल खराब हो वहां के लोगों के प्रति आपका विचार होता है। ठीक, मानसिक अभिरुचि परीक्षण मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट का क्वेश्चन है। कहता है जहां पूरा माहौल खराब हो वहां के लोगों के प्रति आपका विचार होता है। कैसा होता है, उस माहौल से, महालय नहीं माहौल भाई, उस माहौल से स्वयं को अलग कर लेना। ठीक, जैसे आप किसी मोहल्ले में गए, ठीक, मोहल्ले के लोगों का जो माहौल है बड़ा गंदा माहौल है। गंदे का मतलब कि गंदगी फैलाते हैं, घर का कूड़ा कचरा ऐसी रोड पे डाल दिया है, पान मसाला इधर उधर थूक देते हैं, या फिर पता चला गली में पालतू जानवर जो निकल रहे हैं, गाय कुत्ता, उनको मारना पीटना, बेवजह मारना पीटना। ठीक है, या फिर जबरदस्ती वाहनों को आड़ा टेढ़ा खड़ा करना जिससे लोगों को आने जाने में समस्या होते हैं ऐसे मोहल्ले। ठीक, तो ऐसे किसी मोहल्ले में आप जाकर के फंस गए, तो वही वो कह रहा है कि जहां पूरा का पूरा माहौल खराब है वहां पर उन लोगों के प्रति आपका विचार होता है। कैसा होता है, माहौल से स्वयं को अलग कर लेना एक बार। खराब माहौल देश की प्रगति में बाधक होता है, उस माहौल में रहकर ही सुधार संभव है। सभी को अपने विश्वास में लेकर के सुधारात्मक प्रक्रिया, चारों में से क्या तरीका आप अपनाएंगे, आपके विचार क्या होंगे इन चारों में से, जब आप ऐसे किसी माहौल में ऐसे किसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पूरा का पूरा माहौल है खराब है। ठीक, तो माहौल से स्वयं को अलग कर लेना ये उचित नहीं है, उसको सुधारेगा कौन, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी ना। ठीक, खराब माहौल देश की प्रगति में बाधक होता है तो उसको सुधारो ना, भाग थोड़ी जाओगे, ये भी गलत है। उस माहौल में रहकर ही सुधार संभव है। ये क्या है, संभव है जब आप उस मोहल्ले में स्वयं रहेंगे। ठीक, अपने घर के दरवाजे कूड़ा करकट नहीं भेजेंगे, फेंकेंगे। कूड़ा करकट यदि मोहल्ले के लोग कर रहे हैं तो उसको भी साफ करवाएंगे या खुद कभी साफ कर लेंगे। ऐसा जब आप बार बार करेंगे तो मोहल्ले के लोग जो होंगे उनके अंदर एक भावना आएगी कि यार हम कूड़ा कर देते हैं, बताओ फलाने भाई साहब आकर के साफ करवाते हैं या साफ करते हैं, जानवरों को मारने देने से नहीं रोकते हैं, गाड़ी अपनी सलीके से सही करते हैं जिससे आने वाले जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। जब आप उस माहौल में रहेंगे, उनको सुधारने का प्रयास करें, तो सुधारने का प्रयास आप कब कर सकते हैं, जब आप स्वयं वहां पर हैं। ठीक, आप आए घंटा 2 घंटे बाद चले गए तो फिर जस का तस हो जाएगा। वहां रह करके ही सुधार संभव है। ठीक, और अगर रह करके सुधार संभव है तो सबसे बेस्ट तरीका आपका विचार क्या होना चाहिए कि माहौल में रह करके ही सुधार संभव है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप और आपका भाई दोनों पुलिस भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार हैं। ठीक है, बढ़िया है, आप और आपका भाई दोनों पुलिस भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार हैं। आप और आपका भाई एक दूसरे की परीक्षा में मदद करेंगे नहीं, गैर कानूनी है। पढ़ाई की तैयारी में, परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे ऐसा लिखा होता तो ठीक था, परीक्षा में कैसे मदद कर दोगे, नकल करोगे क्या हैं, डिटेन कर दिए जाओगे। तो वैसे इतनी सख्ती होने लगी आजकल। ठीक, परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी करेंगे, बिल्कुल तैयारी करेंगे। भाई है हमारा अगर, ठीक, तो क्या करेंगे, हमारा भाई है, हम दोनों ही लोग पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस परीक्षा की रिटन टेस्ट की तैयारी साथ साथ करेंगे, शारीरिक योग्यता यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए भी साथ साथ में तैयारी करेंगे। ये काम किया जा सकता है। ये थोड़ी कि परीक्षा में एक दूसरे की मदद करने लगेंगे या डर के मारे अलग अलग जिलों में फॉर्म भरेंगे, ऐसा भी नहीं करना। उपयुक्त में से कोई नहीं तो फिर गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका एकमात्र सटीक और सही उत्तर बन जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई। आ जाओ अगला क्वेश्चन। नहीं, अगला क्वेश्चन नहीं, 25 क्वेश्चन का ये सेट आपके लिए। और इसके अलावा अब जितने भी दिन बचे हैं परीक्षा के, इन दिनों में रेगुलर मैराथन क्लासेस, शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को अलग अलग शॉर्ट ट्रिक्स और एग्जाम संबंधी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं। आज कितनी तारीख है, 10 तारीख है। आज 10 तारीख है, तो अगर 20 दिन इधर लेकर चलें, 21 दिन और 7 दिन उधर,
25 दिन के ऊपर अपने पास है, लगभग 27 दिन के आसपास हमारे पास है। ठीक है, 25 दिन का एक ये क्रैश कोर्स है, रीजनिंग का कंप्लीट क्रैश कोर्स। अभी भी जिन लोगों ने रीजनिंग पर ध्यान नहीं दे पाए हैं, जिन लोगों की रीजनिंग बेहतर नहीं है, जिनका स्कोर अच्छा नहीं बन पा रहा है, एसआई का जो रिजल्ट आ गया है उससे सीख ले लो। ठीक, रीजनिंग के बहुतायत मात्रा में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुतायत मात्रा में। ठीक है, बहुतायत मात्रा आप समझते हैं ना, लगभग 60 क्वेश्चन तक रीजनिंग का पूछा जाएगा। ठीक, तो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो टोटल मार्क्स में आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी बन जाएगी। और अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं रीजनिंग के, अभी भी 25 दिन का समय आपके पास है। रीजनिंग का ये क्लैश कोर्स 25 दिन में आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा, उसके पहले ही कंप्लीट हो जाएगा हमारे एंड से। आप उसको कंप्लीट कर लें 25 दिनों में तो भी बढ़िया है। ठीक, तो उसको कंप्लीट कर लीजिए। 351 रुपए में यह रीजनिंग का कंप्लीट क्रैश कोर्स आपको उपलब्ध है। कहां पर उपलब्ध है? ये उपलब्ध है रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप पर। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसका लिंक डायरेक्टली क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप ओपन करिएगा, आपको कोर्स मिल जाएगा। कौन सा कोर्स मिलेगा? ये सिपाही बैच यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग का क्रैश कोर्स। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई डाउट आ रहा है तो इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। रीजनिंग एक्सप्रेस का स्पेशलाइज्ड कोर्स है यूपी कांस्टेबल की परीक्षा के लिए। इसके अलावा एक ये दक्ष बैच है जो कि फाउंडेशन कोर्स है किसका? रीजनिंग का, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चाहे जो भी परीक्षा आप दे रहे हो, उत्तर प्रदेश की या एसएससी की, रेलवे की यानी सेंट्रल की कोई परीक्षा दे रहे हैं, या इसके अलावा किसी अदर स्टेट की आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, अगर उसमें रीजनिंग आती है तो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये कोर्स है रीजनिंग का, जो कि फाउंडेशन कोर्स है। 1 साल की वैलिडिटी की ये कोर्स आता है। एक बार पढ़ लीजिए, रीजनिंग परीक्षा में आपको कभी परेशान नहीं करेगी। ठीक, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कहां? अगेन रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, ये उसका लिंक है, क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। अपने डाउट्स को आप यहां पर हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। ठीक, चलिए आज के सत्र को अब यहीं पर करते हैं समाप्त, और मुलाकात होगी आपसे अगले सत्र में। रेगुलर होगी, बिना किसी समस्या के होगी। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ध्यान से पढ़ाई करते रहें। यूपीएसआई का जो रिटन का रिजल्ट आया उससे सीख लेकर के मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने पर फोकस करें, ताकि आपका रिटन में सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।